सॉल्व पेपर करने वाले हैं, जिसमें पेडागोजी का पहला प्रश्न पूछा गया था कि एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है, उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? अधिगम का हस्तांतरण, पुनर्निर्माण में मदद, सक्रिय सहभागिता या सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है, तो निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? तो सक्रिय सहभागिता सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए? तो वह बात आपको सीखनी चाहिए कई दृष्टिकोण से चुनौती देने वालों के समीप आना। एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण क्या बात सीखनी चाहिए? कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक दो आयामों पर निर्धारित किया है? वह आपके आइजेक की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किसका उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जा सकता है? तो वह आपका है पोर्टफोलियो। जी हाँ, पोर्टफोलियो का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसने संज्ञानात्मक विकास के लिए समाजशास्त्री दृष्टिकोण को विकसित किया है? तो वह आपके लेव वाइगोस्की हैं। जी हाँ, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के लिए समाजशास्त्री दृष्टिकोण विकसित किया वह आपके लेव वाइगोस्की हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि बच्चों को किसकी आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है? तो बच्चों को जो है 3 वर्ष की आयु तक जो है पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा 3 इयर्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो जब भी एरिक्सन की बात की जाती है तो मनोसामाजिक सिद्धांत की बात की जाती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? तो शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब जो होता है वह आपका होता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो देखिए, शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशन का मतलब होता है एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। तो एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पेपर प्लेन बनाने के तरीकों को याद रखने की लिए जो है किस स्मृति का उपयोग किया जाता है? तो पेपर प्लेन बनाने के तरीकों को याद रखने की जिस स्मृति का उपयोग किया जाता है वह आपका है प्रक्रियात्मक स्मृति की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल उतारता है? तो वह हो जाएगा मॉडल। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनके शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? 4 तरीके दिए गए थे, 4 तरीकों में से आपको एक सही करना था। तो सबसे अच्छा तरीका वही हो सकता है जो अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके और उनकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर आंतरिक प्रेरणा में सुधार कर। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आपका हम अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में समान है? तो वह कहलाती है आपके औज ऑटिज्म की बात करेंगे, आत्मविमोह की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वह आपका अब्राहम मैस्लो। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाए तब उनकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वह कहला जाती है मौखिक बौद्धिकता परीक्षण। इसके बाद अगला प्रश्न है, परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वह कहलाता है
परिपक्वता, परिपक्वता की बात करते हैं। पारिवारिक कारक शब्द खालिस्तान के प्रभाव को संदर्भित करता है, तो पारिवारिक सदस्य की बात करते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता की भूमिका किस व्यक्ति के जीवन के समय शुरू हो जाती है? तो आनुवंशिकता की भूमिका की अगर बात करें तो गर्भाधारण के समय शुरू हो जाती है। आनुवंशिकता की भूमिका व्यक्ति के जीवन में सब कब शुरू हो जाती है? तो गर्भाधारण की बात करते हैं। 41 से 60 डेसिबल के परास के बीच होने वाले बहरेपन को श्रवण दोष के रूप में माना जाएगा। तो 41 से 60 को मध्यम जो है श्रवण दोष के रूप में माना जाएगा। प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो सभी लोग जानते हैं थार्नडाइक ने हमारे मुख्य नियम 3 दिए हैं और गौड़ नियम 5 दिए, जिसमें से मुख्य नियम में आपका आता है प्रभाव, अभ्यास, तत्परता का नियम। तो यहाँ पे हम प्रभाव का नियम किसने दिया? तो थार्नडाइक ने दिया, सभी जानते हैं। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पर किया, कोहलर ने चिंपांजी नामक बंदर पर किया, स्किनर ने चूहे पर किया। अगला, समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है तो शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए भी, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए भी और शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने के लिए भी। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन चयन कर लेना, थर्ड वाला ऑप्शन। इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सी चेकिंग से संबंधित नहीं है? तो चेकिंग से संबंधित आपका क्या नहीं होता है? अर्थ, मिलर, सात का समूह, दीर्घकालिक स्मृति। सभी लोग बताइए। देखिए यहाँ पे दिया गया है चेकिंग से जो संबंधित आपका होता है अर्थ, मिलार और सात का समूह, लेकिन दीर्घकालिक स्मृति आपका यहाँ पे नहीं हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन अधिगम का एक परिणाम नहीं है? तो विद्या, भौतिक संरचना, कौशल, ये तीनों आपके अधिगम के परिणाम हैं, लेकिन परिपक्वता आपका अधिगम का परिणाम नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका परिपक्वता वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा विकास चरण कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति अर्थात मेमोरी की एक प्रक्रिया नहीं है? तो स्मृति मेमोरी की जो प्रक्रिया होती है वह अवधारणा रिटेंशन होता है, स्मरण रिकॉल होता है, अधिगम लर्निंग होता है, लेकिन आपका पुनः नियोजन या रीप्लानिंग आपका नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे, किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है? वह आपका है असंबद्ध पालन पोषण की बात करते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए, सभी लोगों को बताना है। देखिए, कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए शिक्षक को जो है अपनी विधियों व दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न था जो कि कैंसिल हुआ था यह प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां मौखिक समझ के लिए अभिव्रत दर्शाती हैं? एक, कविता लिखना, किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना, एक विद्यालय नाटक में अभिनय करना, कक्षा में भाषण देना। तो देखिए, जब सारे ऑप्शंस आपके सही नहीं दिए होते हैं 4 में से, तब फिर वह क्वेश्चन को कैंसिल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको कैंसिल किया गया था। अगला जो पेडागोजी का प्रश्न, इस प्रश्न को भी कैंसिल किया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जॉन डुई की दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो सारे बिंदु जॉन डुई के अनुरूप के दृष्टिकोण से थे, इसलिए यहाँ पे एक नहीं वाला देना चाहिए। तो या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता तो चल जाता, ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग करता है। 5 साल के बच्चा जो है अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है, तो निम्नलिखित संज्ञानात्मक प्रक्रिया में किसके कारण होगा? यह होगा अवधारणा। किसकी बात करेंगे? कंसेप्ट की बात करेंगे। अगला है द्विध्रुवी विकार, जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो द्विध्रुवी विकार या बाइपोलर जो डिसऑर्डर है, इसको गहरा अवसाद के नाम से भी जाना जाता है। पेडागोजी के प्रश्न कर लिए, अब हम जनरल हिंदी के प्रश्न करेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट में जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया था, और हिंदी में आपके पूछा गया था, मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति गारो लोग स्वभाव से ही शांतिप्रिय, परिश्रमी और प्रकृति से प्यार करने वाले होते हैं। यह आपका गद्यांश दिया गया था और इस गद्यांश से संबंधित हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न आपके गद्यांश संबंधित पूछा गया था कि गारो जनजाति के स्वभाव की क्या विशेषता है?
तो वह केवल परिश्रमी है, केवल शांतिप्रिय है, केवल प्रकृति प्रेमी है। तो ये तीनों आपके पाए गए हैं, तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि खानाब दोष का अभिप्राय क्या होता है। तो खानाब दोष का अभिप्राय होता है यायावर। क्या होता है? यायावर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, आपके स्क्रीन पर दिया गया है प्रश्न। परिश्रमी शब्द का पर्यायवाची पूछा गया। तो बहुत ही आसान है, परिश्रमी मतलब मेहनती होना। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया गारो क्या है। तो गारो एक जनजाति है। आपके पहले ही अंडरलाइन पे दिया गया है कि मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति गारो है। ठीक है, पहले ही लाइन पे। और ये भी दिया गया इनका जो स्वभाव है शांत पे परिश्रमी है, प्रकृति को प्यार करने वाला है। ठीक है, तो सारे आपके गद्यांश से ही प्रश्न पूछे गए थे, तो इतना दिक्कत भी आप लोगों को नहीं हुई होगी। विषम का विलोम शब्द क्या होता है? विषम का हो जाएगा सम। कौन सा वाला सम होगा? ये वाला सम होगा, पहला वाला ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया था। विषम मौसम से तात्पर्य क्या है? तो विषम मौसम से तात्पर्य होता है प्रतिकूल मौसम। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मेघालय में कौन सी संधि है। तो मेघालय में सभी लोग जानते हैं मेघ धन आलय बराबर मेघालय, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रस्तुत गद्य में गारो लोग मेघालय में कैसे बसे, इसके लिए क्या प्रचलित है। तो इसके लिए एक कहानी प्रचलित है, यहाँ पे दिया भी गया होगा। प्रकृति को प्यार करते हैं और गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। गारो लोग मेघालय जब भोजन की कठिनाई होती है तो नए स्थलों की खोज में निकल पड़ते हैं। और ये सारी चीजें दी गई हैं आपके। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि भोजन की तलाश के लिए गारो जातियों को किस चीज का सामना करना पड़ता था। तो विषम मौसम और जंगली जानवरों दोनों को सामना करना पड़ता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भोजन की कठिनाई होने पर गारो कहाँ चले जाते थे। तो भोजन की कठिनाई होने पर गारो जो है एक नए स्थान पर चले जाते थे, दूसरे स्थान की खोज पर चले जाते थे। गारो समाज को विषम परिस्थितियों की समस्या से निजात किसने दिलाई। तो जापा जलिन और शुंगपा बुंगपा दोनों ने दिलाई थी। यहाँ पे आपको दो महापुरुषों के बारे में यहाँ पे बात की गई थी आप लोगों की। शुरू में हमने आपको बताया था दो महापुरुषों की जो बात की गई है, और दो महापुरुषों का नाम आपके दूसरे लाइन पर ही दिया गया है। ठीक है, तो इन्हीं गारो समाज को विषम परिस्थितियों की समस्या का निजात इन्हीं दोनों लोगों ने दिलाई थी, इन्हीं दो महापुरुषों ने दिलाई थी। मेघालय की प्रमुख जनजाति गारो जनजाति है। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, ऑलरेडी ये साफ दिख रहा है आपके गद्यांश पर। किन जातियों के पूर्वज चीन और तिब्बत सुदूर घाटियों में भटकते फिरते थे। तो गारो जनजाति के लोग। इसके बाद आपका अगला जो गद्यांश से प्रश्न बन रहा है कि खाना पीना में कौन सा समास होगा। तो खाना पीना दोनों पद आपके, ठीक है, मुख्य है। तो खाना पीना दोनों पद जब मुख्य होते हैं, दोनों पदों प्रमुख होते हैं, तो यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होता है, दोनों पद प्रधान की बात करते हैं। मेघालय क्या होता है। तो मेघालय जो है एक राज्य का नाम है। मेघालय क्या है? एक राज्य का नाम है। तो काफी सारे सिंपल से प्रश्न पूछे गए थे। अब आपका पद्यांश देखेंगे कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पे पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। ये सारी, और दिया गया है अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। ये पद्यांश दिया गया है। और इस पद्यांश से अब देख लेते हैं आकाश का विलोम क्या होता है। तो आकाश मतलब ऊंचा और नीचा होता है पाताल। कहते हैं पताल तोड़कर पानी निकालेंगे, जब बोर होता है कहते हैं ना पताल तोड़ पानी निकला हुआ है, तो आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी किसके समान दिख रही है। तो घुटनों पर पड़ी चादर की समान दिख रही है। यहाँ पे दिखा गया ना, बैठा है पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। इसके बाद अगला जो आपका पद्यांश से प्रश्न है कि आकाश का वर्णन किस रूप में किया गया है। तो आकाश का वर्णन जो है किसान के गमछे के रूप में नहीं किया गया, किसान के साफे के रूप में किया गया। आकाश का वर्णन जो किसान का साफा होता है
सिर पे जो बंधा होता है उसको आकाश से तुलना की गई। अचानक से कौन बोल उठता है? तो अचानक से मोर बोल उठते हैं। यहाँ पे दिया गया है ना, ये देखिए, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। इसके बाद अगला जो प्रश्न बन रहा है, चिलम औंधी का क्या अर्थ होता है? तो चिलम औंधी का अर्थ होता है कि चिलम का उलट जाना। क्या है? चिलम का उलट जाना। चिलम औंधी की बात करते हैं। औंधा मतलब उल्टा, लटक जाना। कहते ना, औंधे मुंह गिर गया। कैसे अभिटा लगता है जब पैर में कुछ चोट लगती है, तो हमारे यहाँ अभिटा ही बोला जाता है। तो अभिटा जब लगता है तो हम क्या है कहते हैं, औंधे गिर पड़ा। तो यही आपको क्या हो जाएगा, इसका जो होता है। तो आपने समझ लिया। चलिए, सूरज की चिलम खींचता है, वाक्य में अशुद्ध क्या होगा? सूरज की चिलम खींचता है, खींचता मैं। तो यहाँ पे देखिए, अशुद्ध की अगर बात करते हैं तो चीलम की बात करते हैं। चीलम, क्योंकि यहाँ पे जो चीलम है छोटी ची दी गई है आपके पद्यांश पर, और यहाँ पे जो बात की गई है बड़ी ची की। तो चीलम यहाँ पे हमारा अशुद्ध वाक्य दिया गया है, अशुद्ध शब्द दिया गया है। और अगला प्रश्न है, पलाश के दिया गया है कि पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल किसकी भांति प्रतीत हो रहे हैं? तो जलती अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं, यहाँ आपके दिया गया है। ठीक है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्लेशा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मोर का पर्यायवाची क्या होता है? तो कलापी, मयूर, केकी, ये सभी आपके मोर के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि नदी का पर्यायवाची क्या नहीं होता है? तो नदी का परिवाचक सरिता, शरी, तटीना, लेकिन वारी नहीं होता है। वारी किसका पर्यायवाची? सभी लोग बताइए। वारी किसका पर्यायवाची है? सभी लोग बताइए। दोस्तों, धुआं क्या हो जाता है? तो धुआं क्या है? उठ जाता है। आपके पद्यांश पर दिया गया है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या दिया गया है यहाँ पे। धुआं जो है क्या होता है? उठ जाता है। यहाँ पे दिया गया है, चिलम औंधी धुआं उठा, मतलब धुआं उठ जाता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो अंबर होता है, नभ होता है, गगन होता है, लेकिन अधर आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पलाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पलाश का किंसुक होता है, करक होता है और पलाशक होता है। तो प्रोक्त छवि वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रस्तुत पद्यांश में पहाड़ किसकी तरह दिखाई दे रहा है? तो पहाड़ किसके तरह जो है दिखाई दे रहा है? तो सभी लोग जानते हैं, पहाड़ जो है बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में पश्चिम दिशा में डूबता सूरज किसकी भांति दिखाई दे रहा है? तो चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार कैसा प्रतीत हो रहा है? तो झुंड में बैठी भेड़ों सा प्रतीत हो रहा है। ये रहे अब आपके। अब लैंग्वेज 2 में जिन्होंने संस्कृत सेलेक्ट किया था, तो हम संस्कृत की बात करेंगे। इसके बाद आपके 30-30-60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करेंगे संस्कृत द्वितीय भाषा के, और 60 क्वेश्चन आपके साइंस के सब्जेक्ट के कंप्लीट करेंगे। संस्कृत में देखिए क्या पूछा गया है। संस्कृत में दिया गया है, श्लोक दी गई। अब इस श्लोक से आपके प्रश्न करेंगे। श्लोक से प्रश्न यह पूछा गया है कि ऐसा है प्रसादस्थो अपि न गरुड़ायते। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा काका है, बाकी मयूर, पीकय, कपोत है, ये सारे आपके हैं, लेकिन काका यहाँ पे आपका नहीं। यही तो पूछा गया, प्रसादस्नो अपि ना गरुड़ दायते। तो हम यहाँ बात करेंगे काका है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि कटकम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। कटकम में पर्याय पद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे वलह की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नस्य शुद्ध मूत्रम सूचयति। अब इसको पढ़ना है, इसके शुद्ध रूप में आपको बताना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इससे, अत्र स्वच्छवायु न अगच्छति। स्वच्छ वायु किससे अगच्छत नहीं होती है? तो
व्यांकस्तु लेसु की बात करेंगे। बाकी नहीं होती है, वाहनेषु मार्गेषु वर्णेषु ये होती है, लेकिन आपका व्यांकस्त लेसु नहीं होती है। इसके बाद श्लोक है, श्लोक से प्रश्न पूछा गया था। तो एक अच्छा था कि जो जिस क्वेश्चन पे जहाँ प्रश्न पूछा गया वो साथ में था, आपको स्किप करके वहीं पे नहीं जाना था। ठीक है, ऑफलाइन में होता कि हम देख लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में होता है हमें फिर वहाँ पे स्किप करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन एग्जाम में ये बहुत जरूरी हो गया है, बहुत अच्छा भी चीज़ है। एतई उत्तमता प्रायते तो हो जाएगा गुणई। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अब इसको भी दिया गया है, इसको पढ़ना है, इस गद्यांश को, और इस गद्यांश से प्रश्न पूछा गया है। अलग अलग प्रश्न पूछा गया है, एक गद्यांश से एक पद्यांश से। तो पश्चात इतस्मिन् अर्थे अत्र कः शब्दः प्रयुक्त है। तो पश्चात जो शब्द है अनंतरम के लिए प्रयुक्त शब्द हो जाता है। पश्चात, पश्चात मतलब अनंतरम की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे श्लोक से प्रश्न दिया गया है कि यस्य पदस्य नित्य संबंध व्ययम, नित्य संबंध व्ययम इतम पदम क्या हो जाएगा। तो यस्य पदस्य, इनमें से जो है नित्य संबंध नित्य संबंध अव्यय जो पद हो जाता है हो जाएगा तस्य। इसके बाद इस सब गद्यांश से प्रश्न होगा। गद्यांश से प्रश्न पूछा गया था, कोंडदेव दंडार, कोंडदेव जो है दंडार हार्न कथम दंडितवान। तो उग्र रूपेण, किस रूप में, उग्र रूपेण में दंडित किया गया था। इसके बाद आपके श्लोक से प्रश्न क्या था, तेजस अत्रायम संध भवति। तेजस में कौन सा संधि हो जाएगा, तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, इस गद्यांश से प्रश्न पूछा गया था। गद्यांश से प्रश्न था कि उदासीनता अत्र प्रत्ययो अस्ति। उदासीनता में क्या प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पे तल प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तल प्रत्यय। इसके बाद इस गद्यांश से प्रश्न पूछा गया था, किमर्थम कोंडदेव छोड़ भवनम निर्मापितवान। किमर्थम यानी कहाँ जो है कोंडदेव छोड़ भवन में निर्मापितवान, कहाँ पे किया गया, तो वह आपका शिवराजार्थम की बात करेंगे। जब आप पढ़ेंगे इस गद्यांश को, अब श्लोक से प्रश्न पूछा गया है कि व्यवसायिनः एतत् ना भवति। तो व्यवसायिनः जो आपका किस में नहीं होती है, तो वृत्ति भयम में नहीं होता है। बाकी चोर भयम, बुद्धि भयम, मरण भयम में होता है, लेकिन व्यवसाय आपका वृत्ति भयम में नहीं होता है। छात्रैः अध्येतुम शालाम गच्छति अत्र कृदंत पदमस्ति। तो इसके लिए कृदंत पद क्या हो जाएगा आपका, अध्येतुम हो जाएगा। इसके बाद है कृतम इत्यस्य अयम कृत प्रत्यय भवति। कृतम इत पदम में इसमें जो है कृत प्रत्यय पूछा गया है। तो कृत प्रत्यय कृतम में हमारा कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा कतय की बात करेंगे, कत प्रत्यय की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 500 इति समय संस्कृत लिखित। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, 500 लिखा गया है, क्या सभी लोग बताइए क्या लिखा गया। जी हाँ, तो इसको संस्कृत में क्या लिखा जाएगा, संस्कृत में इसको लिखा जाएगा पंचवादनम। क्या लिखा जाएगा, पंचवादनम लिखा जाएगा। इसके बाद इदम मृदु व्यंजनम ना। इदम का मृदु व्यंजन कौन सा नहीं होगा, तो टा आपका नहीं होगा। इसके बाद है शंकराचार्य गुरु। शंकराचार्य गुरु जो है किसके थे, तो गोविंद पादई की बात करते हैं। अब आपको यह श्लोक दिया गया है, श्लोक से प्रश्न किया गया है, सत्यपूताम इनाम वदेत। तो सत्यपूताम इनाम वदेत क्या हो जाएगा, वाचम। इसके बाद आपका इस श्लोक से प्रश्न दिया गया है कि अस्य काला है नस्ति। अस्य काला है नस्ति में कौन सा हो जाएगा, वो आपका कौन सा नहीं होता है, तो आपका ग्रहीतस्य होता है, केशस्य होता है, चंचलस्य होता है, लेकिन धर्मस्य नहीं होता है। तो अस्य काला है नस्ति धर्मस्य। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, असौह केशम गृह्णाति। यहाँ पे हो जाएगा मृत्यु। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस गद्यांश से प्रश्न पूछा गया है, स्थानीयाः देशमुखाय कीदृशः असन। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, दुर्जनाः की बात करेंगे। इसके बाद इस गद्यांश से प्रश्न पूछा गया, ददाजिः किम
निर्मापितवान, तो हो जाएगा मंदिरम। क्या हो जाएगा? मंदिरम। अब जब इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को सभी लोग पता चलेगा। यहाँ पे लिखा गया है पुणे नगरम प्रति आगमनानंतरम ददाजी है गणपते प्रतिष्ठपनाम करयति मंदिरम निर्मापित। तो कहाँ पे निर्मित किया गया था? मंदिर, मंदिरम की बात करेंगे। करीन्द्रैः अत्रायम समासः भवति, तो करीन्द्र में समास यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो करीन्द्र में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास की बात करेंगे। श्लोक से प्रश्न क्या पूछा गया था? वस्त्रपूतम इति पदस्य विग्रह वाक्यमेयं भवति। ये हो जाएगा वस्त्रेण पूतम। क्या हो जाएगा? पद को विग्रह करते हैं तो वस्त्रेण पूतम की बात करते हैं। अगला है मेखला इत्यस्य पर्याय पदम किम, तो मेखला का जो पर्याय पद हो जाता है वह हो जाता है रचना। इसके बाद इस गद्यांश से प्रश्न पूछा गया था, गद्यांश काफी लंबा था। अस्य दे रूपः स्तः, इनमें से दो रूप में कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा रूपकस्य। क्या हो जाएगा? रूपकस्य की बात करते हैं। इस पद्यांश से प्रश्न पूछा गया पादम एवं प्रकारेण नशेत, तो पादम का प्रकार इसको नहीं कहा जाएगा, शतपूतम को कहा जाएगा, मनःपूतम को, मंदपूतम को, लेकिन दष्टपूतम को नहीं कहा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न इस गद्यांश से प्रश्न लिया गया है मुद्रणालय इत्यस्मिन् अर्थे अत्र कः शब्द प्रयुक्त है। मुद्रालय में देखा जाए इसका कौन सा शब्द को प्रयुक्त किया जाएगा? मुद्रालय को हम टंकशाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंकशालय है। यहाँ पे पैसा वगैरह होता है उसको टंकशाल बोला जाता है। इंजीनियर कृतय संस्कृत भाषा किमुच्यते, तो यहाँ पे हो जाएगा अभिन्नता। क्या हो जाएगा? अभिन्नता की बात करेंगे, अभियंता की बात करेंगे, सॉरी। अगला जो प्रश्न है दादाजी कोंडवे अनेन गुणेन ख्यातैः आसीत्, यहाँ हो जाएगा अनुशासनेन। क्या हो जाएगा? अनुशासनेन, राइट ऑप्शन। सह अव्यय योगे ऐसा विभक्ति प्रयुक्त्या, सह अव्यय योग में कौन सी विभक्ति यहाँ पे प्रयुक्त हो जाएगी? तृतीया विभक्ति जो है प्रयुक्त हो जाएगी। इसके बाद अब हम साइंस के 60 क्वेश्चंस करेंगे। जी हाँ, साइंस के आपके 60 क्वेश्चंस करेंगे और आपके जो है साइंस का यह जो मिडिल, अब दोस्तों साइंस की बात करेंगे, साइंस के 60 क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें से आपका साइंस में से पहला प्रश्न है एक शिक्षक कक्षा में न्यूटन के नियमों को सत्यापित करने के लिए एक प्रयोग प्रदर्शित करता है। वह फिर छात्रों से सरल उदाहरणों के लिए कहता है जो समान नियम साबित करते हो। वह किस क्षमता को विकसित करने की कोशिश कर रहा है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे विभिन्न घटनाओं के बीच सह संबंध की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है जिस तरह मल्टी फ्लो मैप का उपयोग कारण प्रभाव के लिए किया जाता है उसी प्रकार एक ब्रिज मैप का उपयोग अनुरूपताओं और तुलनाओं के लिए किया जाता है। इसका महत्व क्या हो जाएगा? तो विज्ञान शिक्षण में प्रभावी तरीका हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत वाहक सुचालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को समान रखते हुए सुचालक के माध्यम से विद्युत को उलट दिया जाता है, तो आप क्या देखते हैं? तो आप जो है सुचालक की गति की दिशा को उलट दिया जाता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या होता है जब दो गुब्बारे एक ऊनी कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं? वह हो जाएगा वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है क्या होता है जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है? जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लास रॉड क्या होता है आपका? धनात्मक। ग्लास रॉड जो होता है वह धनात्मक आवेशित हो जाती है और रेशम जो होता है वह ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। यानी कि क्या होता है जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो ग्लास रॉड धनात्मक आवेशित होता है और रेशम जो है ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है एक महीना पाउडर को कैरम बोर्ड पर छिड़का जाता है क्योंकि एक महीन पाउडर, महीना नहीं दिया गया सॉरी, एक महीन पाउडर, कैरम बोर्ड आप सभी ने खेला होगा, गर्मी के महीने छुट्टियों का महीना होता था, बचपन में कैरम बोर्ड खेलते थे, आज भी हम फैमिली के साथ खेलते हैं। तो एक महीन पाउडर को कैरम बोर्ड पर छिड़का जाता है, क्यों छिड़का जाता है? घर्षण को कम करने के लिए, ताकि चिकनाहट हो, ठीक है, तो जिससे हम अच्छे तरीके से जो
कैरम की गोटी होती है वो अच्छे तरीके से फिसल सके। अगला है प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले एमिनो अम्ल के कितने प्रकार होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो उत्पन्न होने वाले एमिनो अम्ल होते हैं उनके जो प्रकारों की संख्या है आपकी 20 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ ही यदि सफेद प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री के आपतन कोण पर एक समतल दर्पण पर पड़ती है तो लाल रंग के प्रतिबिंब का कोण क्या हो जाता है, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाता है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, शंभु एक झोपड़पट्टी में रहता है जहां पीने का पानी सामान्यतः दूषित हो जाता है, उसे जैसी बीमारियां होने की प्रवणता है, संभावना है। तो दूषित जल से होने वाली जो बीमारियां होती है टाइफाइड और कॉलरा। इसके बाद अगला प्रश्न, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस वाले लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्राप्त छवि का जो आपका आकार होगा वह कितनी हो जाएगा, लगभग आपका 6 सेंटीमीटर। जी हाँ, 6 सेंटीमीटर की बात करेंगे। आपको जो पीबी ने राइट आंसर माना है वही आंसर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। सभी यहाँ पे कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि के संदर्भ में सत्य दिया गया है। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे इसके प्रसार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि उल्टी प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। वह दोस्तों आपका है उत्तल, इसका उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो आपके परितारिका के द्वारा जो है नियंत्रित होती है। इसके बाद अगला है, बड़े कुक्कुट मुर्गों फार्मों का निर्माण क्यों किया जाता है। तो बड़े जो कुक्कुट होते हैं, मुर्गा जो फार्म होते हैं, उनका जो निर्माण है वह आपके चिकन मांस के लिए, बड़ी संख्या में ब्रायलर बढ़ाने के लिए किया जाता है, बड़ी संख्या में अंडे परतों के लिए, बहुत अच्छी स्फुटनशाला विकसित करने के लिए किया जाता है, कुक्कुट पालन के विकास के लिए कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त सभी जो तथ्य हमारे सही दिए गए हैं, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी तथ्य, ऑल द एबव ऑफ फैक्ट की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक टिड्डे में मेढक खा लेता है तो उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो एक टिड्डे जो है मेढक को अगर खा लेता है उसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ताओं से द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। क्योंकि देखिए टिड्डा क्या होगा, पेड़ पौधों को खाने वाला, पत्ती को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, टिड्डे को खाने वाला मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में आपका जो है स्थानांतरण हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आयोडीन का टिंक्चर निम्न में से किसे घोलकर बनाया जाता है। तो आयोडीन का जो टिंक्चर होता है वह आपका इथेनॉल में जो है आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड घोलकर बनाया जाता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, गलत कथन को यहाँ पे हमें, या जो गलत कथन हो उसे ज्ञात करना है, उसे पहचानना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए सभी लोग जानते हैं मक्खन जो होता है वह मंथन द्वारा अलग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। एक शुद्ध पदार्थ एक निश्चित गलनांक और कथनांक होता है और दूध एक मिश्रण होता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है कि एक मिश्रण के अवयव जब मिश्रित किए जाते हैं तो अपने गुणों को बदलते हैं। ये जो गलत कथन हमारा दिया गया है पीबी ने इसके गलत माना है। बाकी बात करेंगे अगले प्रश्न की। समुद्र स्तर पर शुद्ध जल का हिमांक और क्वथनांक बताना है। तो पहले हिमांक जो होता है समुद्र स्तर की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस हिमांक होता है और क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हम सही कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। यही हमें एग्जाम में होता है। देखिए हिमांक यानी ठंडा करना, हिमांक यानी ठंडा या बर्फ कह सकते हो, वह आपका होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। जो क्वथनांक होगा यानी उबलने लगे वह होगा 100 डिग्री। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया वह हमारा होगा। हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पर, क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे। इसकी बात है, ऐसी विस्थापन अभिक्रिया को घटित नहीं होगी उसकी पहचान करना है। तो ऐसी विस्थापन अभिक्रिया को घटित नहीं होगी वो हमारी जो पहचान करना है वह सभी लोग जानते हैं, वह अभिक्रिया है आपकी है कापर धातु FeSO4 एक्यू में डूब जाता है। यह आपकी अभिक्रिया घटित नहीं होती है। बाकी लौ जो धातु है CuSO4 एक्यू में डूब जाता है, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीशियम धातु JnSO4 एक्यू में डूब जाता है, ये भी सही बात है। एल्युमिनियम धातु CuSO4 ये भी डूब जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कापर धातु जो डूबता है ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया कि टोक के आयाम पूछा गया है। तो टोक के जो आयाम होते हैं
ml की पावर 2 टी की इनवर्स -2। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा टोक के आयाम। इसके बाद अगला प्रश्न, बिजली के माध्यम से किसी वांछित धातु की परत किसी अन्य सामग्री पर जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है, सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि विज्ञान शिक्षक कक्षा में एक सफेद ठोस एक्स लाए एवं छात्रों को सूचित किया कि उन्होंने घर पर खाना पकाने के लिए इसका उपयोग किया था। जब छात्रों ने गीली उंगलियों के साथ उस ठोस पदार्थ को स्पर्श किया, उंगलियों के बीच इसे रगड़ा, तो उन्हें यह साबुन जैसा दिखा। इसे लाल लिटमस सूचक पेपर को भी जो है नीले में रंग में बदल दिया। तो एक्स को पहचानना है, तो वह सफेद ठोस जो एक्स होगा वह आपका होगा बेकिंग पाउडर। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला, निम्नलिखित में से एक क्षार क्या होता है? तो जो आपका CuO दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फर ऑक्साइड के द्रव्यमान की गणना करें जिनमें निहित अणुओं की संख्या Na2CO3 के 10.6 ग्राम में निहित अणुओं की संख्या के समान होगी, जिसमें परमाणु द्रव्यमान दिया गया है Mg बराबर 24U, S बराबर 32U, O बराबर 16U, H बराबर 1U, Na बराबर 23U और C बराबर 12U। सारे दिए गए फार्मूले पे आपको रख देना है। जब फार्मूले पे रखेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 12 ग्राम। यानी जो पहला ऑप्शन आएगा तो निहित अणुओं की संख्या समान होगी, तो वह हमारा हो जाएगा 12 ग्राम, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बीकर में लिए गए 50 मिलीलीटर पानी में जब 10 ग्राम चीनी डालकर उसे अच्छी से मिलाया जाता है तो निर्मित विलयन की मात्रा क्या परिवर्तन देखा जाएगा? तो 50 मिलीलीटर पानी में जब 10 ग्राम चीनी डालकर मिलाया जाता है तो विलयन का आयतन जो है 50 मिलीलीटर पर जो है समान रहता है। जी हाँ, विलयन का जो आता है हम देखते हैं 50 मिलीलीटर तक पर क्या होता है? समान रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पानी की धारा के बीच हमारी उंगली को घुमाने से खुले नल से गिरती पानी की धारा को तोड़ना संभव क्यों नहीं है? क्यों संभव नहीं है? इसका कारण, रीजन क्या है? तो इसका कारण यह है कि पानी के अणु क्या होते हैं? आकर्षण बल द्वारा जो है दूसरे से बंधे होते हैं। जी हाँ, पानी की धारा के बीच हमारी उंगली को घुमाने से खुले नल से गिरती पानी की धारा को तोड़ना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण यह है कि पानी के अणु आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या धनात्मक रूप से आवेशित एक विलयन है? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये धनात्मक रूप से एक आवेशित विलयन हो जाता है। और इसके साथ ही अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है कि कृषि क्षेत्रों में खरपतवारों के विकास को नियंत्रित के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है? तो वह विधि आपकी कौन सी होगी? इंटरक्रॉपिंग और फसल चक्रण की बात करते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, किंगफिशर प्राणी प्लवक, मछली एवं पादप प्लवक से बनी जलीय खाद्य श्रृंखला में कौन सा एक जीव में हानिकारक आपका रासायनिक DDT की अधिकतम सांद्रता होने की संभावना है? वह आपको हो जाता है किंगफिशर। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिए गए 2 ग्रहों किसके वायुमंडल में प्रमुख घटक के रूप में CO2 दिया गया है? तो पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। इनमें से जो आपका प्रमुख घटक जो है CO2 है वह हमारे शुक्र और मंगल ग्रह कहलाते हैं। जी हाँ, शुक्र और मंगल ग्रह में वायुमंडल में प्रमुख घटक आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो ऑलरेडी स्क्रीन पर आपके आ चुका है कि जब फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ कराई जाती है तब अप्रिय गंध की कौन सी गैस मुक्त होती है? वह होती है H2S। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 असमान प्रतिरोध रूपांतर रूप से जुड़े हैं और एक सेल से संयोजित हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा? वह हो जाएगा विभव पतन दोनों समान है। जी हाँ, जब 2 असमान प्रतिरोध समांतर रूप से जुड़े हैं और एक सेल से संयोजित हैं, इनमें से कथन है कि विभव जो पतन दोनों में समान है। इसके बाद अगला प्रश्न है, खाली स्थान ZnSO4 जिंक सल्फर ऑक्साइड विलयन में जिंक का विस्थापन करता है। कितना करता है? कौन करता है? वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ZnSO4 विलयन से जो है जिंक का क्या कर देता है? विस्थापन कर देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कौन से परीक्षण कार्यों के माध्यम से
कौशल और ज्ञान को लागू करने की क्षमता सीखने को मापता है, वह आपका है प्रदर्शन परीक्षण। पेडागोजी के प्रश्न भी इसमें कंबाइंड है आपके। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षार्थी केंद्रित आकलन प्रक्रिया पर केंद्रित नहीं होती है। किस आकलन पर नहीं होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षार्थी केंद्रित जो आकलन की प्रक्रिया होती है वह अधिगम के लिए आकलन, शिक्षार्थी का व्यक्तिगत प्रदर्शन, उत्पाद के अधिगम के बजाय प्रक्रिया और अनुभव का अधिगम, इन तीनों पर केंद्रित है, लेकिन आपके अधिगम के आकलन पर केंद्रित नहीं होता। असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग नहीं होता। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के बारे में एक मिथक दिया गया है? तो विज्ञान के बारे में मिथक है कि वैज्ञानिक ज्ञान एक निरपेक्ष है, यह आपका मिथक बिल्कुल दिया गया है। इसके बाद है किस प्रकार की स्मृति स्वयं से संबंधित जानकारी संग्रहित करती है? तो वह होता है आत्मकथात्मक स्मृति। जी हाँ, आत्मकथात्मक जो स्मृति होती है वह स्वयं से संबंधित जानकारी जो है संग्रहित करती है, क्योंकि आत्म यानी स्वयं की बात करते हैं। यदि प्रकाश अपनी साइकिल, प्रकाश की जगह आकाश नाम दिया गया है तो कोई भी नाम है, तो यदि आकाश अपनी साइकिल 3 मीटर प्रति सेकंड की औसत गति से चलाता है तो वह अपनी साइकिल से 15 मिनट में अपने स्कूल पहुंचेगा। तो उसके घर से स्कूल की दूरी पूछी गई है। तो सभी लोग जानते हैं इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, और फार्मूले में सभी लोग जानते हैं कि दूरी का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है? दूरी। तो समय और चाल को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वह पीबी ने कितना माना है? 2700 मीटर माना है। क्या फार्मूले पे रख के देखेंगे क्या ये सही है? पीबी ने सही आंसर दिया है, आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि मधुमक्षिशाला रखने से लाभ क्या होता है? तो मधुमक्षिशाला रखने से जो हमारे लाभ होते हैं वह आपके 4 लाभ स्क्रीन पर दिए गए हैं, और वह आपके जो लाभ होते हैं वह होता है शहद के संग्रहण के साथ ही औषधि उद्देश्यों के लिए भी मधुमोम हेतु मधुमक्खी पालन कृषि उद्योग है, और कृषक के लिए अतिरिक्त आय साधन भी हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेकंड के संदर्भ में आवृत्ति की इकाई क्या होती है? एस इनवर्स होती है। सेकंड के संदर्भ में आवृत्ति की इकाई एस इनवर्स होती है। आकलन परिलक्षित, रिफ्लेक्टेड और प्रतिबिंबित करने, रिफ्लेक्टिंग की प्रक्रिया दोनों है। इस कथन में परिलक्षित, रिफ्लेक्टेड और प्रतिबिंबित करने पे रिफ्लेक्टिंग की प्रक्रिया शब्दों का उपयोग क्रमशः किस पर संदर्भित किया जाता है? तो छात्र का प्रदर्शन और शिक्षक का प्रदर्शन। छात्र का प्रदर्शन और शिक्षक के प्रदर्शन के संदर्भ में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिया गया है। दिया गया कि खरीफ की फसल की अवधि क्या होती है? देखिए दोस्तों, खरीफ की फसल की जो अवधि होती है वह जून से लेके अक्टूबर तक होती है। ये खरीफ की होती है। इसमें आपके चावल वगैरह आते हैं, धान आती है, ठीक है, और सोयाबीन की फसल आ जाती है। लेकिन रबी की फसल जो होती है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। गेहूँ, जौ, चना हो गया, ये खरीफ की फसल कहलाती है, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अगला है निम्नलिखित में से सही कथन दिया गया है। सही कथन है शुष्क अमोनिया का जो लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो शुष्क अमोनिया है तो लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव शुष्क अमोनिया का नहीं पड़ता। यह हमारा कथन सही दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक विद्युत क्षेत्र में अनंत से 5C का आवेश एक बिंदु तक लाने के लिए 50 जूल का कार्य किया जाता है। तो उस बिंदु पर जो विभव हो जाएगा कितने वोल्ट का होगा? 10 वोल्ट का हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, दो बल एक निकाय पर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि बलों के अनुप्रयोग की दिशा के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो निकाय को विराम रखने की आवश्यक जो न्यूनतम संख्या हो जाएगी केवल एक बल हो जाएगा। इसके साथ ही आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है कि निकाय के कंपन के आयाम निर्णायक जो कारक होते हैं वह होते हैं उत्पादित ध्वनि की तीव्रता। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि परिस्थितिक तंत्र का निर्माण किनसे होता है? तो परिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण है वह जैविक और अजैविक घटक दोनों से होता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि बुखार का कारण क्या होता है? तो बुखार का जो कारण और रीजन होता है वह हमारा होता है कि शरीर
रोग जनकों के विकास से क्या है, रोकता है। बुखार का कारण क्या होता है, शरीर जो है रोग जनकों के विकास से रोकता है। ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ था, ठीक है। इसमें कोई भी राइट ऑप्शन नहीं दिया गया था, इसलिए आपका यह क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़ों से हम अधिक आरामदायक महसूस करते हैं, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज एक कुत्ते को उसके कान के पीछे लाड़ प्यार करता है, क्योंकि उसने अपने पिता को ऐसे करते देखा था। इस प्रकार के अधिगम का प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे पीबी ने प्रेक्षणीय अधिगम ऑब्जर्वेशन लर्निंग माना है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया। अगला है, एक वाहन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ता है तो कितने मीटर प्रति सेकंड से होगा। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देना है और यहाँ पे आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक शिक्षक अधिकांशतः अलग अलग गति से सीखने वाले छात्रों की एक कक्षा के पाठ्यक्रम को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग करेगा। तो आप सभी लोग अध्यापक अध्यापिका हैं, तो अलग अलग गति से सीखने वाले छात्रों को एक कक्षा के पाठ्यक्रम को खत्म करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ICT संसाधनों का उपयोग करके ये रणनीति हो सकती है। तो किस रणनीति का उपयोग कर सकता है, ICT संसाधनों का उपयोग करके। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक आयन ए इनवर्स में 18 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन है, तो तत्व ए का नाम क्या होगा, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन होते हैं, वह तत्व हमारा कौन सा होता है, क्लोरीन। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पशु परजीवी भी उपभोक्ता होते हैं, दी गई सूची में बाह्य परजीवी को पहचानना है, और बाह्य परजीवी होता है जू। क्या हो जाएगा, जू। ये क्या होगा, पशु परजीवी भी उपभोक्ता होता है और वह कहलाता है जू। बाह्य परजीवी की पहचान है, वह जू की बात करेंगे, जिसे हम जुआ बोलते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला एक छात्र होगा, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला छात्र कैसा हो सकता है, स्वतंत्र सोच विकसित करने वाला हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, कि एक उच्च विद्यालय वर्ग विज्ञान शिक्षक के लिए अधिकांश राज्यों के शैक्षिक विभागों द्वारा निर्धारित मूलभूत शिक्षा योग्यता क्या होती है, वह होता है विज्ञान में स्नातक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी धारा या करंट पर संख्यात्मक प्रश्न को हल करने में सक्षम है, तो डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार संभवतः उसने पुस्तक पढ़ी है, प्रदर्शन देखा है, एक स्थिति में भूमिका निभाई है, या एक व्याख्या सुना है। तो एक शिक्षार्थी धारा करंट पर संख्यात्मक प्रश्न को हल करने में सक्षम है, डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार संभवतः उसने क्या करा है, एक प्रदर्शन देखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपलब्धि डेटा विज्ञान सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एकत्र किया जाता है, जो छात्रों के सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य विपरीत राय देता है। तो केवल बुद्धिमान छात्रों पर ध्यान देना, यह हमारा विपरीत राय हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि सभी के लिए समान है, आप सभी के लिए शिक्षक हैं, सभी बच्चे आपके लिए एक समान है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम दृष्टिकोण एक छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए सामग्री को सारांशित करने में मदद कर सकता है, वह आपका है संकल्पना मानचित्रण। और आपका 60वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षण से अधिगम तक अवधारणा को निम्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो शिक्षण से अधिगम तक अवधारणा को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वह दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। और यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, रिपीटेड हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों हमने साइंस का आपका पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से इस पेपर को अच्छे तरीके से आपने समझा, जांचा, परखा, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी। आई होप आप सभी तरीके से अच्छे तरीके से समझे हैं। सभी क्लासेज हम करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करने के बाद क्लास भी आप बहुत जल्द शुरू होने वाली है। बाकी परीक्षा पे टेस्ट सीरीज चल रही है, तो परीक्षा पे विजिट कीजिए, जयसवाल सर 50 कोड यूज कीजिए, 40% डिस्काउंट के साथ आप